हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएम क्लासेस। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ डीएनपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज अपने तीसरी यूनिट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेल्थ ऑफ डिजीज। प्रीवियस क्लास में हमने रोग धातु के बारे में पढ़ा था कि रोग क्या होता है, धातु क्या होती है ना, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपने पढ़ेंगे हेल्थ ऑफ डिजीज, हेल्थ और स्वास्थ्य और रोगों के बारे में कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्वास्थ्य क्या है। जनरली तो हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया था, हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में भी पढ़ लिया था पहली और दूसरी यूनिट के अंदर। तीसरी यूनिट के अंदर अपने पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्वास्थ्य और डिजीज मतलब कि रोग क्या है, कि एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कौन सा होता है, एक डिजीज वाला व्यक्ति कौन सा होता है, या एक रोग किसे कहते हैं और स्वस्थता किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एक अपने हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। कहने का मतलब है रोग की अवधारणा, कि रोग किसे कहते हैं, है ना। तो ये कहता है कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हेल्थ और डिजीज का मीनिंग बेसिक बॉडी के दोष, धातु और मल और उनकी नॉर्मल फंक्शन से है। जब किसी भी कारण से बॉडी के दोष, धातु और मल में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज आ जाते हैं और बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती तो उसे डिजीज कहते हैं। सीधी सी बात है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था, दोष के बारे में पढ़ा था, धातु के बारे में पढ़ा था और मल के बारे में पढ़ा था। कहने का मतलब ये तो हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अपने पापा वाला एग्जांपल लेके पढ़ा था ना कि दोष वो होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के निर्माण में काम आती है। और मल का मतलब होता है वे पार्टिकल जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, वेस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपने मल कहते हैं। तो इन तीनों की अनबैलेंस फंक्शनिंग का मतलब होता क्या है कि ये तीनों अगर अपनी बॉडी में सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो अपने उन सभी कारणों से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अब नॉर्मल फंक्शन करती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि धातु की कमी होगी, धातु मतलब कैल्शियम धातु है, कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। या फिर हड्डियां कमजोर होने से क्या है, जॉइंट में पेन होने लगेगा, है ना, घुटनों में दर्द होने लगेगा। तो इस धातु की कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या आ गई, अब नॉर्मलिटी क्या है कि हमें घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी में दर्द है। तो यही तो कहना चाहता है ये कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये तीनों है ना, मेन बेसिक जो चीजें है ना अपने आयुर्वेदा की, हमारी बॉडी की जो मेन चीज है, दोष, धातु और मल, इन तीनों की अब नॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं ना। अब फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली तो कैल्शियम अपने पूरी बैलेंस हमारी बॉडी में बननी चाहिए। जब ये अब नॉर्मल हो जाती है तो हमारी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाते हैं, अबनॉर्मलिटी आ जाती है। उस अबनॉर्मलिटी को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। सिंपल से शब्दों में क्या है कि तीन मेन अपने पार्टिकल है, दोष, धातु और मल। अगर इनमें से किसी एक में भी कमी आ गई तो हमारी बॉडी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, रोग, और उस रोग को अपने क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे, है ना। अब देखो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग डिजीज की एक महान आयुर्वेदिक जो साइंटिस्ट मान लो आप, है ना, महान आयुर्वेदिक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आचार्य चरक। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, रोग क्या है अपने पढ़ेंगे, या डिजीज क्या है या रोग क्या है। देखो थोड़ा सा अपने को संस्कृत का जो अपने मिक्सचर है वो पढ़ना है। देखो बिल्कुल इजी है। कहने का मतलब अपने पहले दोहे को पढ़ेंगे, दोहे को पढ़ने के बाद उसके मीनिंग्स को समझेंगे, फिर अनुवाद पे जाएंगे, है ना। तो एग्जाम में अगर आ जाए ना कि डिजीज की अवधारणा, सीधा क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज या डिजीज की अवधारणा 5 नंबर में या 7 नंबर में, तो आपको नॉर्मली मतलब डिजीज का इंट्रोडक्शन कराते हुए फिर आचार्य चरक के अकॉर्डिंग डिजीज, फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग डिजीज, ऐसे 2-3 डेफिनेशंस है डिजीज की जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है ना, तो वो सारी लिखनी है। जैसे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग डिजीज क्या है, विकारो धातु विषमयम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुखम संख्यकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। कहने का मतलब क्या है, विकार का मतलब होता है डिजीज। क्या होता है, डिजीज। धातु विषमता, धातु की विषमता का मतलब कहते हैं विषमता, मतलब कि समानता नहीं है, विषमता, है ना। तो ये कह रहा है कि धातु की विषमता को विकार कहा जाता है, धातु की विषमता को विकार कहा जाता है। और प्रकृति की साम्य अवस्था को, प्रकृति में जो संतुलन है, संतुलन का मतलब कैसे है, जैसे आज अपने फिट है, बिल्कुल अपने को कोई रोग नहीं है, तो वो क्या होती है, प्रकृति की
संतुलन अवस्था होती है। और असंतुलन कब हो जाएगा, जब हमें खांसी बुखार या कोई डिजीज हो जाएगी, तो असंतुलन हो गया ना, इनबैलेंस हो गया। तो ये कह रहा है कि विकार धातु विषमता, कहने का मतलब धातु की विषमता को, धातु की मतलब जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना, धातु की विषमता को विकार कहा जाता है। और प्रकृति की संतुलन अवस्था को क्या कहा जाता है, साम्यम कहा जाता है। अब आगे देखो, सुख संयम कम आरोग्य विकार दुखम च, ये कह रहा है आरोग्य का मतलब क्या होता है, रोग से निहित, जहां लग जाता है मतलब कि रोग से निहित, आरोग्य का मतलब है रोग से दूर। जो व्यक्ति रोग से दूर है वो सर्व सुख लेता है, और जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है वो दुख का कारण बनता है, या रोग ही व्यक्ति के दुख का कारण बनता है ना। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि रोग ही व्यक्ति के दुख का कारण बनता है, और आरोग्य मतलब रोग से जो व्यक्ति निहित है वो सर्व सुख में है या सुख का कारण लेता है। तो ये इस दो के अंदर ही अपने का मीनिंग मतलब मिल जाएंगे आपको ना। तो एक दो बार पढ़ोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि बिल्कुल इजी है। उसके बाद मेन मीनिंग देखो, जैसे विकार हो, है ना, विकार का मतलब क्या होता है, रोग या डिजीज। धातु का मतलब क्या होता है, शरीर की धातु, है ना। साम्यम का मतलब क्या होता है, संतुलन। प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्वस्थ अवस्था। उच्चते का मतलब क्या होता है, कहा जाता है। अब आगे हिंदी में देख लो इसको। इसका आचार्य चरक के अनुसार धातु की विषमता को विकार या डिजीज कहा जाता है, और धातु की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। सिंपल मीनिंग ये है। और इसके अनुवाद से अगर आप ये सोचो कि इसका दोहे को पढ़ के मैं अनुवाद करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि उस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हो। कुछ नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल कि ये संस्कृत आ गई कैसे याद करेंगे, बिल्कुल इजी है। ये बेसिक चीजें दो चार बार पढ़ोगे तो तुम्हें एकदम दिमाग में छप जाएगी ना, दो चार बार तो पढ़ना पड़ेगा ना। सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है, हेल्थ ऑफ डिजीज। हेल्थ ऑफ डिजीज कहने का मतलब है कि हेल्थ किसे कहते हैं और डिजीज किसे कहते हैं। तो हेल्थ तो क्या है, अपने दोष धातु और मल तीनों की जो संतुलन अवस्था है वो तो हेल्थ है ना। दोष धातु और मल की जो संतुलन बैलेंस वाली अवस्था है ना, बैलेंस वाली कंडीशन है, वो तो हेल्थ है। और जब अनबैलेंस हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अपने डिजीज कहते हैं। अब देखो, स्वस्थ कब हो आप, स्वस्थ जब हो आप जब आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है तो हेल्थ है आपकी। और आपकी बॉडी के अंदर कोई तकलीफ आ गई है ना, कहने का मतलब अनबैलेंस होगी आपकी बॉडी, तो वो क्या कहलाएगी, डिजीज कहलाएगी। अब ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कि रोग की अवधारणा, कि हम जानना चाहते हैं, या मैं आपको इस हेडिंग के बारे माध्यम से ये किताब आपको बताना चाहती है कि रोग की अवधारणा या रोग क्या है। तो जनरली तो अपने को पता है कि दोष धातु और मल की अबनॉर्मल फंक्शनिंग क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है। अब आचार्य चरक के अनुसार अपने डेफिनेशन देख ली। अब एक इसमें क्या आया है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता। जैसे आप 1 किलो चीनी लेके आए हो, तो 1 किलो तो क्या है, उसकी क्वांटिटी है, मतलब मात्रा है। और वो चीनी बड़ी वाली चीनी है, शुद्ध चीनी है कि शुद्ध चीनी नहीं है, वो क्या है, क्वालिटेटिव। तो कहने का मतलब है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाते हैं, और बॉडी अपनी नॉर्मल से अबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे डिजीज कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कहने का मतलब, जैसे अपने बॉडी में क्या है, आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है ना, जिसे अपने ऑक्सीजन, जो अपनी ऑक्सीजन हमारी पूरी सेल टिश्यू तक लेके जाती है, अगर उसकी संख्या में कमी आ गई है ना, तो क्या हो गया कि क्वांटिटेटिव जो चीज है ना उसमें चेंज आ गया। अगर भाई उसके सेज साइज में वेरिएशन आ गया ना, कि सेज साइज या शेप छोटी या बड़ी हो गई, तो उसकी क्या आ गया, क्वालिटेटिव अवस्था में चेंज आ गया। जैसे कि आप क्लास के अंदर बच्चे हो, है ना, तो कितने 50 बच्चे हो, जैसे 50 बच्चों में क्या है कि जैसे 25 ही आएगा, 25 आए तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, आए तो 50 है पर उनमें पढ़ने वाले 5 ही है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। तो इस तरीके से अपने इस चीज को समझना है। सिनोनियम ऑफ डिजीज, अपने डिजीज की परिभाषा तो देख ली थी ना चरक के अनुसार, है ना, महर्षि चरक के अनुसार डेफिनेशन देख ली थी डिजीज की। अब देखो कि डिजीज के अलावा, है ना, कि डिजीज के अलावा डिजीज के क्या नाम है। जैसे अब आपका एक नाम है जो कॉलेज के अंदर है, कॉलेज वाले नाम के अलावा आपके घर में अलग नाम है, कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड के द्वारा अलग नाम दिया जाता है, वैसे ही ये डिजीज के ना अलग अलग नाम होते हैं। पहला नाम क्या है, व्याधि।
व्याधि नहीं है, ये क्या है, व्याधि है। व्याधि, विकार, अमाय, आतंक, रुजा और वेदना। वेदना देखो, वेदना का मतलब पीड़ा है ना, तकलीफ, दुख है ना। कहने का मतलब जब डिजीज या कोई रोग हो जाता है तो हमें पीड़ा ही मिलती है, उससे बॉडी में पीड़ा होती है। रुजा और आतंक, आतंक ही करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पॉजिटिव सेल्स को, जो सोल्जर सेल्स होती है उनको नष्ट कर देता है। अमाय और विकार, इन टर्म्स को रिलेशन इलनेस, पेन और डिस्कम्फर्ट से है। कहने का मतलब जो ऊपर सारी टर्म्स बताई है ना, शब्दावली बताई है, वो किसकी पर्यायवाची है, डिजीज की या रोग के पर्यायवाची है। और इनका संबंध, इनका रिलेशनशिप किसके साथ है, कितनी प्राइवेट बात बता दी ना कि इनका रिलेशनशिप किसके साथ है, इलनेस के साथ, मतलब कि बीमारी के साथ, दर्द के साथ और डिस्कम्फर्ट के साथ है ना। अब देखो कि अपने टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम क्या था, हेल्थ और डिजीज था ना। क्या था, हेल्थ और डिजीज ही तो था। तो डिजीज के बारे में अपने पढ़ लिया, बच गई हेल्थ, है ना। हेल्थ के बारे में देखो कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, तो डिजीज पढ़ ली। डिजीज किसने बताई थी अपने को, महर्षि चरक ने बताई थी ना डिजीज की डेफिनेशन। अब भाई ये जरूरी थोड़ी है कि चरक ही चरक बताएंगे, अब महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि मैं भी तुम्हें क्या बताऊंगा, हेल्थ के बारे में बता के रहूंगा। कॉम्पिटिशन कर लिया भाई। अब देखो कंपटीशन करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, सम दोषय, सम अग्निश्चय, सम धातु मल क्रिय है। प्रश्नोत्तर में इंद्रिय यमन स्वस्थ्य इन इया भीतयते। कहने का मतलब है सम दोष का मतलब क्या होता है, समान दोष, कि दोष की अवस्था क्या रहे, समान। सम अग्नि, अग्नि का मतलब होता है अग्नि आग, और आग का संबंध अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किससे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से ना। अग्नि तोड़ती है या पकाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो अपने फूड खाते हैं, रोटी का निवाला खाते हैं, उसको बहुत बारीक बारीक कणों में तोड़ के स्टूल में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो वो काम डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है ना हमारे। तो ये कह रहा है कि सम दोष के सारे जो दोष हैं वो समान रहे। सम अग्निश्चय, कि जो अपना अग्नि तंत्र है या जिसको पाचन तंत्र कहते हो, पाचन तंत्र सही रहे। सम धातु मल क्रिया, कि सभी धातु मल क्रिया, मल क्रिया का मतलब क्या होता है, जो स्टूल और यूरिन जो पास करते हो उसका एक्सक्रीशन अच्छे तरीके से हो, बाह्य निष्कासन अच्छे तरीके से हो, और धातु बैलेंस रहे। सम धातु मतलब कि धातु समान बनी रहे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी बॉडी में कमी ना आए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन चीजों की कमी ना आए। मल क्रिया क्या है, आपकी सही रहे। मल क्रिया का मतलब होता है स्टूल और यूरिन ढंग से पास कर पाओ। तो आपकी प्रसन्नो, तो ये क्या कह रहा है, प्रसन्न इंद्री मन है, आपका मन क्या हो, प्रसन्न हो, आत्मा जो आपकी खुश रहे। इंद्री का मतलब कहते हैं कान, नाक, आंख, वो क्या इंद्रियां है ना, अपनी सारी इंद्रियां खुश रहे, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। सिंपल वर्डों में देखो, पहले अपने मीनिंग देखते हैं ना इनका। सम दोष का मतलब क्या होता है, संतुलन। किसमें संतुलन, दोष में, वात में और पित्त में। ये क्या होते हैं, अपने दोष होते हैं, इनके अंदर क्या रहे, संतुलन बना रहे, दोष, वात और पित्त के अंदर। अग्नि का मतलब क्या होता है, पाचक रस का समान होना। पाचक रस का समान होने का क्या मतलब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रस होते हैं उनका समान होना ना सॉरी, जो अपने डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं उनका समान होना, ताकि वो अपने फूड को क्या करे, बारीक बारीक पार्टिकल में तोड़ पाए, है ना। सम धातु का मतलब क्या होता है, सभी धातुओं का समान होना। और मल क्रिया का मतलब होता है मल मूत्र का ढंग से निष्कासन हो जाना, है ना, बाहर निकल जाना। प्रसन्न आत्मा का मतलब कहता है आत्मा का प्रसन्न होना, दिल का खुश हो जाना। दिल नहीं भी आत्मा ही है, आत्मा का प्रसन्न हो जाना। इंद्रिय का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का सही काम करना। कान, नाक, आंख, जब आंख आपकी प्रॉपर देख पा रही है, कान आपके प्रॉपर सुन पा रहे हैं, वो आपका प्रॉपर बोल पा रहा है, तो इनके सही तरीके से काम करना। मन का मतलब मन सही रहना। इति अभियते का मतलब है इसे ही कहते हैं। इति अभियता का मतलब क्या, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है ना, इसे ही कहते हैं। क्या है, इसे ही कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। कहने का मतलब है जब आपके सभी पाचक रस समान हो, सभी धातुएं समान हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, सारी इंद्रियां आपकी क्या है, ढंग से काम, सेंसरी ऑर्गन ढंग से काम करते हो, मन सही दिशा में सोच रहा हो, तो इसे क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अब हिंदी अनुवाद देखो इसका, इस दोए का हिंदी अनुवाद है भाई। वैसे तो समझ गए ना, सम का मतलब समान होता है, दोष का मतलब दोष समान होना, अग्नि समान होना, धातु समान होना, मल क्रिया का समान होना, मन का प्रसन्न होना, इंद्रियों का प्रसन्न होना, या इंद्रियों का सही काम कर
करना ही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य या हेल्थ कहलाता है। तो अब देखो इन दिनवा देखो, जिस व्यक्ति के वात पित्त और कफ संतुलित हो, अग्नि सामान्य हो, धातु और मल की क्रियाएं ठीक प्रकार से हो तथा जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, तो ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ। इसे ही क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं कि मैं बच्चों को ज्यादा नहीं परेशान करूंगा, इजी सा दवा दूंगा। ये इजी से ही तो है, सम जोश है, सम अग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया है, प्रसन्न इंद्रिय, स्वस्थ इत्याभिविते। इत्याभिविते इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वस्थ या स्वास्थ्य कहते हैं। अब देखो भाई, जब सुश्रुत जी ने हेल्थ की डेफिनेशन दी तो ये बात पहुंची चरक जी के पास कि सुश्रुत ने हेल्थ की डेफिनेशन दे दी। तो अपने जो चरक है ना, महर्षि चरक जी, वो कहते हैं भाई मेरे को डिजीज के बारे में पता है, मतलब कि मेरे को रोगों के बारे में जब मैंने सबसे पहले परिभाषा दी थी तो मेरे को क्या है, हेल्थ के बारे में भी पता है। तो मैं भी क्या दूंगा, एक डेफिनेशन दूंगा, एकदम इजी डेफिनेशन दूंगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दूंगा। तो सुश्रुत जी की बात को दिल पे लेके चरक जी ने क्या दे दी, किसकी परिभाषा दे दी, हेल्थ की भी परिभाषा दे दी। इससे पहले इन्होंने किसकी डेफिनेशन बताई थी अपने को, रोग की या डिजीज की। फिर क्या है, सुश्रुत जी ने किसकी बताई थी, हेल्थ की। और फिर चरक आ गए कि मैं भी हेल्थ की बताऊंगा, भाई कोई ज्यादा थोड़ी है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसा किया होगा कंपटीशन, कहने का मतलब है ये शोध कर रहे थे, स्टडीज कर रहे थे और अपने अपने अनुसार क्या बता रहे थे, परिभाषा बता रहे थे। ये जस्ट क्या अपने समझने के हिसाब से है ना। तो ये क्या कहते हैं, चरक जी कहते हैं कि मैं इजी बताऊंगा इस बार बिल्कुल, ताकि बच्चे परेशानी ना हो, है ना। तो देखो इन्होंने क्या बताया है, निरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषम शक्ता दाता समशील शक्तिमान आत्म रोपी सेवी भव्य रोग है। ये कहते हैं, देखो शक्ति क्षमा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर शक्ति और क्षमा करने की क्या हो, गुण, क्षमा करने का गुण। क्षमदाता का मतलब क्या होता है, जो समान रूप से दान करने वाला है ना, सभी में समान। ये नहीं है कि भाई जो हमारे क्लोजेस्ट है उनको ज्यादा दे दो और बाकी को, ये चलो चलता है वैसे समाज में, तो बट ऐसे नहीं करना है ना। ये कहते हैं समदाता, कहने का मतलब समान दान करने वाला या सभी को समान रखने वाला। शील का मतलब होता है गुणवान हो, है ना। आत्म स्वरूपी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो या सेल्फ सेवा हो, कि अंदर से ये नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप जाके वहां सेवा करो, आप जाके वहां दान करो तब आप दान कर रहे हो, आपके मन के अंदर ही सेवा होनी चाहिए, है ना। ये कह रहा है कि निरोहितकार की बिना, मतलब बिना अपने हित के ना, दूसरों के हित के लिए वह अपने हित के अंदर काम करने वाला। विहार सेवी कहने का मतलब समाज सेवी या समाज के अंदर सेवा करने वाला। समीक्षकारी समीक्षा करने वाला। विषम शक्ता का मतलब होता है विशेष विषयों पर जो अपने होता है ना सोच समझ कर काम करता हो। तो हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका कि जो पर्सन बेनिफिशियल हो, है ना, क्या हो, बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद हो, है ना, हितकारी हो ना, हेल्थी फूड और प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करता हो, कि अच्छा खाना खाता हो, टाइम से सोता हो और टाइम से उठता हो, मतलब कि अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाला हो, सभी कामों को सोच समझ कर करता हो, है ना। ये नहीं है कि कुछ भी कर दिया और उसके बाद सोच रहे हैं कि ये हो गया। अननेसेसरी चीजों से अटैच नहीं होता। अब हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे अपने अननेसेसरी ही अटैच हो जाते हैं, तो वो किसका कारण बनती है, दुख का कारण बनती है। और दुख क्या है, डिजीज है। कहने का मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति चरक के अनुसार कौन है, वो व्यक्ति है जो बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद हो, फूड और लाइफस्टाइल को क्या हो, प्रॉपर फॉलो करता हो, हेल्थी फूड और लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो करता हो, सभी कामों को सोच समझ कर करता हो, अननेसेसरी चीजों से और अननेसेसरी लोगों से अटैच नहीं होता हो, दानशील कहने का मतलब दान करने वाला हो, सबके साथ इक्वल बिहेव रखने वाला हो। ये नहीं कि मेरा कोई खास है तो इसके साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, वो भाई मेरे खास का दुश्मन है तो उसके साथ ढंग से नहीं रहूंगा, नहीं भाई, क्या है, सभी के साथ इक्वल बिहेव रखने वाला हो और गुड करेक्टर वाला हो, अच्छे चरित्र वाला हो। चरित्र को कई बेसिस पे अपने करेक्टराइज कर सकते हैं ना, वो आपको कभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन होता है गुड चरित्र वाला, है ना। एक तो कहने के लिए गुड चरित्र और एक रियल में प्रैक्टिकली गुड चरित्र, है ना। शक्ति और क्षमा रखता हो, है ना, शक्ति भी, स्ट्रेंथ भी रखता हो और क्षमा का गुण भी रखता हो। अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है और उस व्यक्ति ने गलती एक्सेप्ट करी है तो वो क्या हो, क्षमा का भाव रखने वाला हो, है ना। ये नहीं कि उस बात को लेके तुम जिंदगी भर बैठे रहो ना। वो जनरली हेल्थ और डिजीज फ्री होता है, कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, डिजीज और
जनरली क्या होता है, डिजीज फ्री होता है और क्या कहलाता है, हेल्थी पर्सन कहलाता है। कौन पर्सन कहलाएगा भाई, हेल्थी, जो क्या है, हेल्थ, जिसकी बॉडी, जिसका शरीर हेल्थी हो, गुड डाइजेशन हो। और गुड डाइजेशन कब होगा, जब फूड गुड होगा, फूड और लाइफस्टाइल जब गुड होगा तभी तो गुड डाइजेशन होगा ना। अच्छा खाना खाओगे और टाइम से सोओगे, टाइम पे उठोगे, योग करोगे, घूमोगे फिरोगे, वही तो गुड डाइजेशन होगा। हेल्थी माइंड, कि आपकी सोच बहुत ही अच्छी स्वच्छ सोच होगी, है ना, किसी की कई बातों पे आप विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकली इंसान जब होगे तब आपकी क्या होगी, जो हेल्थी माइंड होगा ना, या कहीं सुनी सुनाई बातों पे यकीन करोगे तो फिर हो गया माइंड, है ना। गुड हैबिट्स, आपके जो भाई हैबिट्स है, जो आचरण है वो क्या हो, गुड हो, तो आप क्या कहलाओगे, हेल्थी पर्सन कहलाओगे अकॉर्डिंग टू चरक के। तो ये भाई 3 डेफिनेशन अपने पढ़ी है, संस्कृत स्लोगन भी पढ़ा है, उनके मीनिंग्स भी जाने हैं और हिंदी अनुवाद भी जाना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया हो। ठीक है।